भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा साथियों, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, संसद के नाम से, पार्लियामेंट के नाम से। अभी नया संसद भवन आपका बनकर तैयार हो गया है, उद्घाटन भी हो गया, आप लोगों ने फोटो भी देख लिया, मैंने इस वीडियो के थंबनेल में लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिएगा, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा साथियों, मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो देखिएगा, राइट आंसर है ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया साथियों, 10वीं अनुसूची को, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य इनमें से कौन नहीं होता है? तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य जो है कौन नहीं होता है? तो देखिएगा, राइट आंसर आएगा राष्ट्रपति। बाकी देखिए, प्रधानमंत्री, ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो देखिएगा, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो देखिए, इनमें से कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो देखिएगा, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस जो है साथियों, ये राज्य सूची का विषय है, याद रखिएगा। बाकी देखिए, निगमीय कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, ये संघ सूची का विषय है। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 42वें संविधान संशोधन में देखिए, कुल 10 जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? मौलिक कर्तव्य बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप बोलोगे सर, मौलिक कर्तव्यों की संख्या तो 11 है, हाँ है ना, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में 10 ही जोड़ा गया था। 11वां जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो आपका 2002 में जोड़ा गया था साथियों, 2002 में, याद रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। एक जो मौलिक अधिकार है वो 2002 में जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो देखिए, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित है? नहीं है, है ना। इनमें से कौन सा विषय है जो राज्य सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा, क्योंकि शिक्षा जो है ये साथियों आपका देखिए समवर्ती सूची का विषय है। बाकी देखिए, पुलिस, न्याय और जेल, ये आपका राज्य सूची का विषय है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वीवी गिरी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट, है ना, पूरा संविधान, बिल्कुल पूरा इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करवा देंगे, जो क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो याद रखिएगा भाई, सबसे पहले ये कनाडा ने ही अपनाया होगा, तब ना हम कनाडा के संविधान से संघीय स्वरूप को लिए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्यागने पर, पर्यावसन पर या वंचित किए जाने पर, यानी उपयुक्त सभी प्रकार से भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखना, अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री पद का भी उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो साथियों याद रखिएगा, राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह, जो कि कुछ समय के लिए ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष, है ना, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आपका ना भारत के राष्ट्रपति में ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए, एक सेकंड साथियों, देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता ये किसमें निहित होगी? तो जनता में, है ना, माफी चाहते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, जनता में। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 1। इसका प्रावधान अनुच्छेद 75 में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? तो देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर का कहाँ से चुनाव हुआ था साथियों? तो बिल्कुल याद रखिएगा सभी साथी, पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है,
कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो देखिएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धन विधेयक को। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? तो अनुच्छेद प्रथम में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? याद रखिएगा, पंचायती राज प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो देखिए, स्थानीय सांसद और विधेयक जो हैं ये किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो आप सभी साथियों को याद रखना है, जिला परिषद के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये साथियों पहली बार भारतीय चुनाव में कब प्रयोग हुआ था? तो 1998 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भारतीय संविधान कैसा है? तो देखिए, भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक भारत के जो राज्यपाल हैं वो अपने पद पर रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन लेता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो साथियों याद रखिएगा, महाराष्ट्र की राजनीति में। देखिए, शेतकारी संगठन नामक कृषक संगठन किस राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो महाराष्ट्र राज्य की। याद रखिएगा। संविधान, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो बिल्कुल आयरलैंड के संविधान पर। मैंने आयरिश बताया था, आयरिश यानी आयरलैंड ही याद रखिएगा। देखिए, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूनतम जो है वो 6 महीने के लिए। क्वेश्चन को कई तरह से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, 6 महीने के लिए न्यूनतम, और अधिकतम मैंने अभी आपको बताया 3 साल के लिए, 3 ईयर्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए सबसे पहले स्वीकृति ली जाती है भारत के राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार ये किसे है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको दिया गया है? तो साथियों उच्चतम न्यायालय को। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, देखिए, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो याद रखना, 42वां संविधान संशोधन। साथियों 42वें संविधान संशोधन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा सभी साथी, ठीक है। चलिए, ये भी तो आपको पता चल ही गया कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है, राइट है। ऑप्शन नंबर बी साथियों याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो देखिएगा, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये किस बात पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की जनसंख्या पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो याद रखना, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 1 साल में कम से कम 2 बार जो है ये जो है संसद में सत्र होने ही चाहिए। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 108 के द्वारा संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, और जब संसद के संयुक्त बैठक की जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रधानमंत्री, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो याद रखिए, भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया?
तो करेक्ट है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी। मैंने बताया आपको कुछ समय के लिए ही ये जो है भारत के प्रधानमंत्री बने थे। क्या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है? तो बिल्कुल हाँ लेता है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति जो है शपथ दिलवाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो याद रखिएगा संसद, पार्लियामेंट। अगला है लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा साथियों 22, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो देखिएगा लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो याद रखिएगा पिछड़ा वर्ग के लिए, ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो साथियों देखिए भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो याद रखिएगा दिल्ली का, ऑप्शन नंबर डी। यानी भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है वह है साथियों दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिएगा याद रखिएगा संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? साथियों याद रखिएगा समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है ये 1936 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। साथियों आपको बिल्कुल फास्ट क्लास करवा रहे हैं क्योंकि 500 क्वेश्चन इसी क्लास में कंप्लीट करने हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने के सुझाव किसने दिए थे? किस समिति ने? तो याद रखिएगा अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो याद रखिएगा संसद को, पार्लियामेंट के पास, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? याद रखिएगा 14 दिनों के भीतर। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग, ये किससे संबंधित है? तो साथियों देखिए सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? याद रखिए केंद्र राज्य संबंधों से, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? याद रखिएगा साथियों दक्षिण अफ्रीका से, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है, चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 का ए में किया गया है। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? यानी देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। अब जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित यानी उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो देखिएगा भारत के जो राष्ट्रपति हैं साथियों राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी प्रकार की आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का निर्देश दिया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 343 में, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो देखिएगा याद रखिएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला है डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो याद रखिएगा डोगरी भाषा जो कि जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो साथियों देखिए भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम कब बना था? यानी भारत के संविधान में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। और अभी मैंने आपको बताया साथियों कि प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखना अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन नंबर सी।
अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव जो है ये साथियों हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप के। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राइट आंसर है नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो देखिए राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन जो है वह राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो साथियों याद रखना भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव के या फिर राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो देखिए जब राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो किसकी सलाह ली जाती है? साथियों याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो देखिए राइट आंसर है अनुच्छेद 330 में। ऑप्शन नंबर सी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो याद रखना साथियों कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, यानी अंडमान निकोबार का जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय में ही पड़ता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है देखिए विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना अनिवार्य हैं? तो याद रखिएगा कम से कम 2। ठीक है। अगला है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा साथियों राज्यपाल की अनुमति के बिना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? यानी लगातार जो है दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो याद रखिएगा साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो भाई सबसे पहले जो है ब्रिटेन में विकसित हुई थी, तब ना हम भारत ने इसको अपनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो याद रखिएगा 7 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं होती है। हाँ न्यूनतम आयु सीमा होती है, न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन अधिकतम कोई भी आयु सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो साथियों देखिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें से आपका उर्दू भी है, नेपाली भी है, कोंकणी भी है, भोजपुरी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 85 के तहत। ऑप्शन नंबर ए। अगला है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो देखिएगा संविधान सभा में सभी निर्णय जो हैं साथियों सहमति और समायोजन से लिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यानी यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं यूपीएससी के, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो याद रखिएगा बम्बई उच्च न्यायालय के। ऑप्शन नंबर सी। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर बी। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था, और पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा साथियों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सभी साथियों को याद रखना है भारत के राष्ट्रपति, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है संविधान के आर्टिकल 76 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अभी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये भी आपको याद रखना है सभी साथियों को, आर वेंकट रमनी, जो कि 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? तो याद रखिएगा 2 सदस्यों को, लेकिन इस विधि को अभी हटा दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में? तो याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है साथियों मुख्यमंत्री, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है
किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था लागू की गई थी? तो याद रखिए 1976 ईस्वी से, ऑप्शन नंबर सी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? तो अभी मैंने आपको बताया साथियों 74वां संविधान संशोधन के तहत। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो देखिए भारतीय संविधान को किस प्रकार वर्णन करेंगे कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस में आहरित होता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं उनका जो वेतन है वो साथियों संचित निधि से दिया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री सभी का जो वेतन है वो संचित निधि से ही दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसको दिया गया है? तो याद रखना उच्चतम न्यायालय को। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपको याद रखना है अमेरिका के संविधान से। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका स्वरूप कैसा है? तो भारत में न्यायपालिका का स्वरूप जो है वो किस प्रकार का है? तो देखिए आपको याद रखना है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एकीकृत है ना, एकीकृत है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है? तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना 22 सदस्य होते हैं। अगला है, किस समिति को स्थायी मित्त व्ययता समिति भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, किस समिति को स्थायी मित्त व्ययता समिति भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको है? यानी भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो याद रखिएगा भारत के संसद के पास। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किन राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? यानी कौन सा राज्य है जिसका साझा उच्च न्यायालय है? तो देखिए राइट आंसर है महाराष्ट्र व गोवा का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो अपने उच्च न्यायालय को साझा करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन साथियों। तो याद रखिएगा बिलासपुर में। जो राज्यों के उच्च न्यायालय स्थित है वो किस जगह पर स्थित है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय स्थापना कहाँ की गई है? तो देखिए उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो याद रखिएगा नैनीताल में, ऑप्शन नंबर ए नैनीताल करेक्ट है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय ये जबलपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए केरल का उच्च न्यायालय ये एर्नाकुलम में स्थित है, राइट है आपका ऑप्शन नंबर सी एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिएगा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल है ना, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अगला है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो साथियों याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल संसद के पास है, केवल और केवल संसद के पास। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आपको याद रखना है लीला सेठ। और ये फातिमा बीबी जो है ना, मीरा साहिब फातिमा बीबी, ये साथियों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी, याद रखना। ठीक है, चलिए राज्यों के गवर्नर यानी राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखना राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसने कहा था? तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू ने इस कथन को कहा था, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की। अगला है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो याद रखिएगा विधानमंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो देखिए करेक्ट आंसर है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राज्यपाल द्वारा जारी किए अध्यादेश कितने समय में स्वतः समाप्त हो जाता है? यानी राज्यपाल जो
अध्यादेश जारी करता है वो कितने समय के बाद खुद ही समाप्त हो जाता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह के बाद, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो साथियों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर ए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए डॉक्टर कृष्णा सिंह जी, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों। किसको समाप्त किया जा सकता है परंतु भंग नहीं? तो देखिए इनमें से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो देखिए विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो याद रखिए विधानसभा उपाध्यक्ष को, बिल्कुल करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो याद रखिएगा भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है परंतु मतदान नहीं कर सकता? याद रखिए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा लोकसभा का सचिवालय जो होता है ये सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जिसको हम स्पीकर बोलते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यपालिका प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो याद रखिएगा मंत्री परिषद के पास, ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिनों में, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के कुल कितने सदन हैं? तो याद रखना 2 सदन हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगला है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए भारत की नागरिकता जन्म से, देशीयकरण से और वंशानुक्रम से, इन सभी से प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी राइट है, ऑल। अगला है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो देखिए झारखंड राज्य का गठन जो है ये बिहार से कटकर अलग हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है?